dear let us start from this topic. See, the company fights back. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी तो फाइट करेगी. ये तो हो नहीं सकता कि इतने लार्ज लेवल पे अपहीवल हो गया, स्ट्रगल हो गया और कंपनी कुछ ना कहे. तो कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवॉल्ट. तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इस रिवॉल्ट को रिप्रेस कर देगी, मतलब दबा देगी. इट ब्रॉट, जस्ट वेट, रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड. रेनफोर्समेंट मतलब सोल्जर्स वगैरह, सोल्जर्स, इक्विपमेंट्स, सारी चीज़ें उन्होंने इंग्लैंड से मंगवाई. पास्ड न्यू लॉज, नए नए लॉज पास किए ताकि जो रेबल्स हैं, जो विरोधी हैं, वो इस विद्रोह को छोड़ दें. इसके लिए उन्होंने कई सारे लॉज पास किए. एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट. और उसके बाद जो मेन सेंटर्स थे रिवॉल्ट के, उस तरफ इन्होंने मूव करना शुरू किया, यानी कि वो छुड़वाने शुरू किए. दिल्ली को इन्होंने रिकैप्चर कर लिया रेबल फोर्सेस से सितंबर 1857 को. दिल्ली द्वारा ब्रिटिशर्स को मिल गई. और जो मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, उनके ऊपर केस चला और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सुना दिया गया कि आपको उम्र कैद दे दी गई उनको. और उनकी जो बेगम थी, बेगम जीनत महल, उनको भी प्रिजन में भेज दिया गया. प्रिजन कौन सी है? रंगून की जेल है वो. और अक्टूबर 1858 को ये हुआ. बहादुर शाह जफ़र की बाद में उसी प्रिजन्स में, रंगून की जेल में डेथ हो गई थी 1862 में. तो दिल्ली को उन्होंने रिकैप्चर कर लिया. एंड हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रेबेलियन डाइड. पीपल कंटिन्यूड, लोग लगातार अभी भी बैटल कर रहे हैं ब्रिटिश रूल के खिलाफ. द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years. ब्रिटिशर्स को 2 साल तक लगातार इस मूवमेंट को, इसको रेबेलियन को सप्रेस करने में 2 साल का टाइम लग गया. लखनऊ को वॉज टेकन इन, लखनऊ को उन्होंने दोबारा ले लिया मार्च 1858 में. रानी लक्ष्मीबाई हार गई और उनको मार दिया गया जून 1858 में. और यही किस्मत, यही फेट रानी अवंतीबाई का भी रहा. हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खेड़ी, शुरू में तो उनको विक्ट्री हुई पर बाद में उन्हें डेथ को ही चूज़ करना पड़ा, क्योंकि उसको चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने घेर लिया था रानी अवंतीबाई को. तांतिया टोपे जो थे वो सेंट्रल इंडिया के जंगलों में छुप गए और गुरिल्ला वारफेयर करते रहे. ठीक है, उनको सपोर्ट किसने दी? ट्राइबल्स ने और पीजेंट लीडर्स ने उनको सपोर्ट दी. फिर बाद में उनको भी कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया और मार दिया गया अप्रैल 1859 में. जिस तरह से विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ रेबेलियंस जीतते थे, तब उस टाइम उनको जितनी इंकरेजमेंट हो रही थी, तो सेम इंकरेजमेंट फील हो रही है अब ब्रिटिशर्स को. ठीक है, क्योंकि अब वो जीत रहे थे. पर ब्रिटिशर्स ने ये पूरी कोशिश की, ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल. लोगों का विश्वास लेने की, दोबारा से लोगों का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश ब्रिटिशर्स ने की. दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड्स. उन्होंने लॉयल लैंड होल्डर्स लिए, जो लैंड होल्डर्स थे पर ब्रिटिशर्स की फेवर में रहे, उन्होंने रेबल्स को ज्वाइन नहीं किया, उनको ब्रिटिशर्स ने अलाउ कर दिया कि आप अपने ट्रेडिशनल राइट्स, जो आपके लैंड पे पुराने परंपरागत राइट्स हैं, आप इनको एंजॉय कर सकते हो. दोज हु हैड रिबेल्ड, और ये भी कहा कि जिन्होंने रेबेलियन में हिस्सा लिया था, एंड टोल्ड दैट इफ़ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश, और अपने आप को वो ब्रिटिश सरकार को सौंप दें, और अगर उन्होंने किसी वाइट को नहीं मारा है तो दे वुड रिमेन सेफ, तो वो भी सेफ़ हैं, उनको भी सेफ़ कह दिया कि आप भी सेफ़ हो, आपको भी हम कुछ नहीं कहेंगे. एंड देयर राइट्स एंड क्लेम, और उनके भी जो राइट्स थे ज़मीन के ऊपर, उनको भी डिनाई नहीं किया, उनके लिए भी मना नहीं किया. तो नेवरथलेस द हंड्रेड्स ऑफ सिपाहीज़, जो सिपाही थे, रेबल्स थे या नवाब और राजा थे, जिन्होंने सामने आके इस रेबेलियन में
ब्रिटिश हैड रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। ब्रिटिशर्स ने कंट्री के ऊपर पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया 1859 तक। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज़। पर अब वो दोबारा से उन्हीं तरीक़ों से ज़मीन के ऊपर अपना काम नहीं चला सकते थे, फिर से उसी तरह से रूल नहीं कर सकते थे। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने कुछ चेंजेस करे। वो चेंजेस क्या थे? फर्स्ट, ध्यान से सुनना, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने एक न्यू एक्ट पास किया 1858 में और ट्रांसफ़र कर दी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास। ध्यान से सुनो अब, कि पहले इंडिया पे एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ वो रूल करती थी। 1858 में जो इंग्लैंड की सरकार है उन्होंने डायरेक्ट रूल अपने हाथ में ले लिया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर उन्होंने अपने अंडर रूल ले लिया। अब इस चैप्टर के बाद हम कहीं पर भी ये नहीं कहेंगे कि कंपनी डू दिस, कंपनी डू दैट, हम कहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट। समझ गए? तो कंपनी ने क्या की, कंपनी का रूल इंडिया में ख़त्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन के अंडर हमारा इंडिया आ गया। इंडिया की जितनी भी मैनेजमेंट है उसके लिए ब्रिटिश क्राउन रिस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक है। मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वर अपॉइंटेड। जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उसके जो मेंबर्स थे उनको अपॉइंट किया गया एज ए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। इंडिया के एज अ सेक्रेटरी ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। He was given a council to advise him called the Indian Council। ठीक है, ध्यान से सुनो। He was given, जो भी कैबिनेट के मेंबर्स आएंगे उनको इंडियन काउंसिल कहा गया। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय। ये भी ध्यान से सुनो। पहले इंडिया में जो हेड की पोस्ट थी उसका नाम था गवर्नर जनरल, अब उसकी जगह पे उसको कहा जाएगा वाइसराय। जो अब इंडिया का हेड होगा उसे वाइसराय कहा जाएगा और वो क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। These measures the ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इंडिया पे रूल करने की। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा। क्या है इस स्टैंजे में? कि हमारा इंडिया का रूल कंपनी पावर के हाथ से निकल के किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास, अंग्रेज सरकार के पास। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। जो रूलिंग चीफ थे इंडिया के उनको श्योरिटी दी गई कि हम आपकी टेरिटरी को फ्यूचर में एनेक्स नहीं करेंगे और उनको कहा गया कि वो अपने किंगडम को, अपने हेयर को पास कर सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, चाहे वो अडॉप्टेड सन ही क्यों ना हो। ये उनको इसलिए करना हुआ क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने और कई राजाओं ने इसीलिए विरोध कर दिया था ना कि उनके हेयर को माना नहीं जा रहा था नेक्स्ट उत्तराधिकारी, तो इसके लिए अलाउ कर दिया। और दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्राउन एज देयर सोवरेन पैरामाउंट। पर उनको ब्रिटिश क्राउन को अपना हेड मान, वो ब्रिटिश क्राउन के सबॉर्डिनेट भी बन गई। थर्ड पॉइंट है, इट वाज डिसाइडेड दैट, इस चीज़ के लिए डिसाइड किया गया कि द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर, यस, अब देखो इंडिया के सोल्जर ज़्यादा थे तभी तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो अब इन्होंने सोचा कि हम इंडियन सोल्जर कम रखेंगे आर्मी में और यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज़ करेंगे, जो यूरोप के सोल्जर्स हैं। और ये भी डिसाइड किया गया कि इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध के सोल्जर्स ने विद्रोह किया था, बिहार ने, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया ने, तो उन्होंने सोचा इस एरिए से सोल्जर रखने की जगह हम सोल्जर कहाँ से रिक्रूट करेंगे? रिक्रूट होता है भर्ती करना। सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा जो गोरख्स हैं, सिख हैं या जो पठान हैं
उन सोल्जर्स को भर्ती किया जाएगा। तो इन्होंने थर्ड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इंडियन सोल्जर्स को कम करेंगे और ब्रिटिश सोल्जर्स को सेना में बढ़ाएंगे। फोर्थ पॉइंट है कि लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वर कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल, कि जो मुसलमान थे उनकी ज़मीनों को ज़ब्त किया जाएगा बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि उनकी तरफ ब्रिटिशर्स का ज़्यादा शक था। ब्रिटिशर्स बिलीव करते थे कि वो सबसे ज़्यादा विद्रोह रेबिलियन को फैलाने में रिस्पॉन्सिबल हैं। फिफ्थ पॉइंट है, ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया के कस्टमरली रिलीजन्स जो हैं इंडिया के, जिनको वो जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, तो कहते हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम उनके लिए कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। तो ये ब्रिटिशर्स ने कहा। और नेक्स्ट ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड ज़मींदार्स, लैंड दी जाएगी। तो दिस वाज द न्यू फेस ऑफ हिस्ट्री, और इस तरह से एक नई तरह की हिस्ट्री शुरू हो गई 1857 के बाद। नेक्स्ट देखो, ये वो सारे एरिया हैं जो आपको मैप में करने हैं, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, दिल्ली और फैज़ाबाद। ये वो सारे एरिए हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये रिवॉल्ट फैला, ये इनके मेन सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट हैं, जहाँ पे मेनली रिवॉल्ट फैला था इंडिया में। क्लियर? आई होप द चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।